हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू साइंस बाय पीएस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल के बारे में, सेल के प्रकार के बारे में, सेल के अंग के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में सेल से रिलेटेड जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। ठीक, और आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र, मतलब खाना पचता कैसे है, ये स्टेप के बारे में। तो आज हम देखेंगे डाइजेशन के बारे में। तो डायग्राम से आप समझ ही गए होंगे, ठीक। और खुद के बारे में जानना किसको नहीं पसंद। तो आइए शुरू करते हैं। पाचन के जो पद है, मतलब किन किन क्रमों में पाचन होता है, ठीक। तो सबसे पहला अपना है यहाँ पे इंगेशन, हिंदी में होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण को सिंपल ऐसे शब्दों में तोड़ के अपन पढ़े, जैसे अंदर ग्रहण करना, ठीक। उसके बाद में अगली स्टेप जो है डाइजेशन, मतलब कि आमाशय में जो भोजन पहुँच गया है उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक। उसके बाद में अगली स्टेप है अवशोषण, मतलब कि अभी फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तो दिया अपन ने, अभी उसका अवशोषण भी करेंगे, उसमें से जो जो शरीर के लिए काम की चीज़ें हैं उसका अवशोषण करेंगे। ये होगा अपना आत्म, ठीक। उसके बाद में अगली स्टेप देखते हैं अपन, तो ये हो गई स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि जो अवशोषित किया है न्यूट्रिएंट्स वगैरह भोजन में से, तो उसका उपयोग सेल क्या करेगा, एनर्जी बनाने के लिए करेगा, ठीक। उसके बाद में अभी जितना अपने को चाहिए था अपन ने उतना तो ले लिया, अभी उसको बाहर भी निकालना है, ठीक। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अपने काम का नहीं है, उसको करेंगे अपन क्या, बहिर्क्षेपण, बाहर फेंक देंगे, ठीक। उसको बोलते हैं इगेशन, ठीक। अब अगला आगे देखते हैं अपन इसी के बारे में। और अब ये होता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे अपन देखिए, सबसे पहले जो खाना होता है बकल केविटी, मतलब कि मुख गुहा में रहता है, मतलब मुख गुहा में लेते हैं हम। उसके बाद में ये आगे जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद में अगली स्टेप में ये आगे जाएगा ग्रासनली से होते हुए ये पहुंचेगा अपने उदर, मतलब आमाशय, मतलब पेट में पहुंचेगा, ठीक। वहाँ पे इसका छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ देंगे अपन। इसके बाद में ये आगे चलेगा, कहाँ पे जाएगा, ये छोटी आंत में। छोटी आंत में होगा इसका अवशोषण, ठीक। और उसके बाद में वहाँ से ये बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत में जो जल हो गया, मिनरल हो गया, इसका फिर से रीअब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद में ये शरीर से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसको आगे देखते हैं अपन, आगे क्या होगा। सबसे पहले अब सारे जो स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे इसको, कि बकल कैविटी से खाना जाएगा अंदर आगे। तो बकल कैविटी में होता क्या क्या है, बकल कैविटी मतलब अपना जो मुंह है, मुख की गुहा। तो मुख गुहा में क्या क्या होता है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे अभी मुख गुहा में क्या क्या होगा। सबसे पहले दांत होते हैं, टंग मतलब अपनी जीभ होती है, और सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, मतलब लार ग्रंथियाँ होगी। जैसे अपन जो भोजन करते हैं तो उसको लसदार बनाने में लार ग्रंथियाँ मदद करती है, ठीक। अब सबसे पहले हम देखें दांतों के बारे में अगर बात कर लें, तो दांतों के बारे में तो अपने दांत जो होते हैं ये डाइफोडोंट प्रकार के होते हैं। डाइफोडोंट मतलब क्या, द्विबार दंती। द्विबार दंती मतलब इसको अपन तोड़ के देखें ऐसा, तो ये जीवन में 2 बार निकलेंगे, ठीक है। और दांतों के बारे में ये कहा भी जाता है कि जो पहले 2 बार आते हैं, तो पहला जो बच्चों में दांत आता है, जैसे 6 महीने में पहला दांत आएगा, फिर 24 महीने में आखिरी दांत आएगा, दूध वाला दांत, ठीक। उसके बाद में 6 साल में पहला जो परमानेंट टीथ आता है, और 24 साल में लास्ट वाला परमानेंट टीथ। लगभग कुछ लोगों के आगे तक, मतलब अक्कल दाढ़े जो आखिरी वाली बोलते हैं हम, मोलार्स, वो बाद में भी निकलते रहती है, कुछ लोगों की कभी कभी नहीं भी आती, ठीक। तो अब अपने दांत कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। जैसे अपन देखेंगे सबसे पहले यहाँ सामने में जो रहते हैं ये अपने कृंतक हो गए, ठीक। आगे वाले इसको बोल सकते हैं इंसाइज़र, ये यहाँ पे दिया भी है अपन ने, इंसाइज़र 1 और ये 2 नंबर यहाँ पे इधर जो दिया है, ठीक। उसके बाद में कैनाइन। कैनाइन मतलब कि ये साइड में जो यहाँ पे रहता है, ठीक। और कैनाइन सबसे ज़्यादा डेवलप किन के होते हैं, जो मांस वगैरह खाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को चीरने फाड़ने के काम में जो आते हैं ये अपने कैनाइन दांत आते हैं, ठीक। उसके बाद में अगला आ गया प्रीमोलर। प्रीमोलर मतलब ये अग्रचवर्णक, ठीक है। तो कैनाइन के जस्ट बाजू में आएंगे अग्रचवर्णक, और उनके पीछे आ जाएंगे मोलार्स, ठीक, मतलब चवर्णक। और इनमें लास्ट वाला जो दांत रहता है इसको हम बोलते हैं विजडम टीथ, मतलब अक्कल दाढ़, ठीक। और यहाँ पे अपन ने नीचे दिया भी है कि दांत 2 बार आते हैं, तो 2 बार क्या क्या आएंगे, कौन से मतलब प्रकार के आते हैं। जैसे पहले वाले अपन ने देखा कि 6 महीना और 24 महीने के बीच में आते हैं, ठीक। तो ये इसको बोलेंगे मिल्क टीथ। और कितने होते हैं ये, 20। और परमानेंट टीथ मतलब कि स्थायी दांत, जो 6 साल से 24 साल तक आते हैं, ठीक। तो ये टोटल कितने होते हैं, 32, ठीक है। दांतों के बारे में हमने पढ़ लिया। इसका डेंटल फार्मूला भी होता है, और ICPM के हिसाब से हम निकालते हैं इसको।
जैसे आई से इंसीजर, सी से केनाइन, पी से प्रीमोलर और एम से मोलर। ठीक, अब देखते हैं हम आगे जीभ के बारे में। सॉरी, जीभ तो बाद में अपन देखेंगे। अभी दांत का अपन थोड़ा सा और अंदर में इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे अपन ने सारे दांतों के बारे में पढ़ लिया, अभी अब किसी एक दांत को लेके और उसके अंदर होता क्या है, वो कैसे बना होता है, उसकी ऊपरी लेयर क्या होती है, अंदर क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले ऊपरी लेयर अपन देखेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, एनामल की बनी है। ठीक, ऊपर वाला पोर्शन दांतों को अपन ने 3 पार्ट में बांटा है, पहला क्राउन, फिर नेक और रूट। ठीक है, रूट मतलब नीचे वाला पोर्शन, क्राउन मतलब ताज होता है, तो ताज ऊपर होता है। ठीक, और बीच वाला पोर्शन नेक हो गया। अभी सबसे ऊपर से शुरू कर अपन ने देखा दांत की ऊपरी लेयर जो बनी है, काय की बनी है, एनेमल की। उसके जस्ट नीचे में देखेंगे अपन, तो ये क्या है, डेंटाइन है। उसके नीचे में पल्प चैम्बर, ठीक, यहाँ पे, और ये यहाँ पे रूट केनाल नीचे में। ठीक है, इतना अपन ने देख लिया। और दांत एक्चुअल में बना काय का होता है अपना, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का मिलके बना होता है। ठीक, दांत के बारे में हमने देख लिया। और यहाँ हम बात करें नीचे, और अपन ने लिख के रखा है इसको पहले से ही, तो क्या कि मुंह का पीएच जो है वो 5.5 से कम होने पर दांत खराब हो जाता है। क्योंकि मुंह का एक निश्चित पीएच होता है, इससे कम अगर होगा तो दांतों का एनेमल जो है ख़राब होने लगेगा, तो इसलिए दांत खराब हो जाएंगे। कितने पीएच से कम होने पे, 5.5। और जल में अत्यधिक फ्लोराइड होने से दांत क्षय होने लगता है। बोलते हैं ना कि जल में कुछ खराबी आ जाए, जैसे फ्लोराइड नाम के अशुद्धि आ जाए, तो दांत का क्षरण भी होने लगेगा। ठीक, अब देखते हैं हम अगला। अगला है अपना जीभ। तो जीभ के बारे में, जैसे अपने मुंह में दांत के बारे में हमने पढ़ लिया, अब जीभ के बारे में देखते हैं। जीभ में अपने आगे में जैसे कि टेस्ट बड्स के बारे में अपन पढ़ेंगे जीभ में, तो सबसे आगे का पोर्शन जो होता है जीभ का, ये क्या होता है, मीठा होता है। मतलब मीठा नहीं होता, मीठा टेस्ट जो हम खाते हैं, तो वो सबसे आगे में पोर्शन जो होता है, मीठे का अनुभव हमको कहाँ से होता है, आगे वाले पोर्शन से। ठीक, इसके लेटरल साइड में, मतलब साइड में देखेंगे तो साल्टी मतलब कि नमकीन का अपने को पता चलेगा कि नमकीन अगर हम खा रहे हैं तो उसका स्वाद का अनुभव हमको यहाँ की टेस्ट बड से पता चलेगा। ठीक है, लेटरल साइड वाली। उसके थोड़ा सा और पीछे में देखें तो सौर मतलब खट्टा टाइप का, तो खट्टे का अनुभव हमें कहाँ से होगा, जीभ के इस भाग से होगा। ठीक, और बिटर मतलब कड़वा, तो कड़वा भाग जो होता है वो सबसे पीछे होता है। अभी जैसे कुछ लोग दवाई जिनको खाना अच्छा नहीं लगता, जिनको कड़वी लगती है, कई बार वो गलती क्या करते हैं कि वो गोली को सीधा रख देते हैं कहाँ, नीचे वाले पीछे वाले पोर्शन में, जबकि वही वाला भाग जो है हमें कड़वे का एहसास कराता है। ठीक, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको। अब ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। चलो, अपना दांत हो गए, जीभ देख ली हमने। ठीक है, जीभ में टेस्ट बड्स देख लिए। उसके बाद में आते हैं कहाँ पे, लार ग्रंथि पे। ठीक है, लार ग्रंथियाँ मतलब कि वही भोजन को लसदार बनाने के लिए। तो लार ग्रंथियाँ होती कितने प्रकार की है, मतलब ये 3 प्रकार की, मतलब 3 प्रकार की होगी, ये 3 जोड़ी होगी, मतलब संख्या में टोटल 6 रहेगी। एक एक अपनी जो है पेयर में रहेगी। जैसे यहाँ पे पहला दिया है पैरोटिड, मतलब कर्णपूर, मतलब ये होती है कहाँ, कान के नीचे। ठीक, तो एक इस साइड के कान पे, एक इस साइड के कान के नीचे, मतलब हो गया ना 2, ये 1 पेयर हो गया। ठीक, उसके बाद में अधो जिह्वा मतलब कि सब लिंगुअल, तो अधो जिह्वा मतलब नाम से समझ आ रहा है जीभ के नीचे होगी। ठीक, उसके बाद में अगली जो तीसरा प्रकार है सब मैग्जिलरी। मैग्जिलरी मतलब कि अधोजंभ, मतलब जबड़े के नीचे। ठीक, तो ये प्रकार की, ये तीसरे प्रकार की जो लार ग्रंथि है, ये कहाँ पाई जाएगी, जबड़ों के नीचे। ठीक है, हमने देख लिया तीनों कहाँ, एक कान के नीचे होगी, एक जीभ के नीचे होगी, और एक जबड़े के नीचे होगी। ठीक, इनके इंग्लिश में भी हम नाम यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक, और यहाँ पे अगर अपन इसके बारे में थोड़ा सा और देखें, तो जो लार ग्रंथियाँ होती है तीनों, इनमें सबसे बड़ी जो होती है वो कौन सी होती है, पैरोटिड, मतलब ये वाली। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी होगी इन लार ग्रंथियों के एस्पेक्ट्स में हम बात करें तो। ठीक है, और जो गलसुआ रोग होता है, ये गलसुआ रोग भी किस ग्रंथि में होता है, तो इसी ग्रंथि में होता है, पैरोटिड ग्लैंड में। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम, जैसे लार ग्रंथियाँ तो हमने पढ़ ली, अब लार ग्रंथियों से निकलेगी लार। ठीक है, तो लार में होता क्या क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लार में क्या होता है, तो 98% वाटर और सिर्फ 2% एंजाइम होते हैं। ठीक, लार में क्या होता है, 98% पानी होगा सिर्फ, और सिर्फ काम की चीज़ कितनी है, मतलब पानी भी काम का ही है, लेकिन 2% एंजाइम होंगे और 98% पानी होगा। ठीक, और लार का काम क्या होता है, तो अपन ने जैसे भोजन किया है, अब भोजन में स्टार्च लिया है हमने, तो स्टार्च को ये बदलेगा शर्करा में। ठीक, लार, और कौन सी शर्करा में बदलेगा, तो ये माल्टोस शर्करा में
माल्टोज शुगर में बदलेगा। ठीक, लार में और क्या पाया जाता है, तो लार में पाया जाएगा टाइलिन एंजाइम और सलाइवरी एमाइलेज। ठीक, ये दो चीज़ें भी पाई जाती है लार में। और लार के पीएच की बात कर ले तो 6.8 और 6.8 है। ठीक है, और 7 से कम है तो मतलब अम्लीय प्रकृति ही होगी। ठीक, क्योंकि 7 से ऊपर जाते हैं हम तो वो क्षारीय होते चले जाता है। ठीक, तो 6.8 लार का पीएच है। और ये कितना है, मतलब कैसा है, ये अम्लीय प्रकृति, क्योंकि हमने उधर पढ़ा भी था कि दांतों का क्षय भी होने लगता है पीएच गिरने पर। ठीक, और एक और चीज़, जैसे हम जो भोजन करते हैं तो उसका पाचन की शुरुआत जो हो जाती है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। जैसे कि ये स्टार्च का पाचन करना शुरू हो जा रहा है यहाँ से, मुंह से ही। ठीक है, अब अगली स्टेप में हम देखेंगे इसको आगे। तो अभी अगला जो हम आगे पढ़ रहे हैं ग्रसनियाँ। ठीक, तो ग्रसनी में क्या हो, मतलब अपना भोजन जो है वो आगे बढ़ गया है। अब कहाँ पहुँच गया, ग्रसनी में, मतलब कि फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स भी कितने प्रकार के, मतलब कितने पार्ट है उसमें, 3, नाइजोफेरिंग्स, ऑरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। नेज़ो मतलब नाक, नाक से याद रखना है, ये नासा ग्रसनी। ऑरो मतलब ओरल, तो ये मुख ग्रसनी। ठीक, और लेरिंग्स हमारे कंठ गले में होती है। ठीक, तो ये कंठ ग्रसनी। ठीक, उसके बाद में अगले पार्ट की हम बात करें, ईसोफेगस, मतलब खाना इसके आगे जो जाएगा वो ग्रास नली से होते हुए जाएगा, तो ईसोफेगस। और ग्रास नली से खाना आगे बढ़ता कैसे है, तो क्रमानुकुंचन गति से बढ़ता है ये आगे, मतलब इंग्लिश में पढ़े हम इसको, तो ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट के द्वारा भोजन यहाँ से आगे बढ़ेगा शरीर में, मतलब नीचे जाएगा, नीचे की तरफ में। और इसके ऊपर भी एक ढक्कन टाइप का पाया जाता है जिसको एपिग्लोटिस बोलेंगे। ठीक, क्योंकि हमारा जो खाने का ट्रैक है और श्वास नली का ट्रैक है, तो खाना हमारा श्वास नली में ना चले जाए, इसलिए ये एपिग्लोटिस नाम का ऊपर जो ढक्कन होता है ये उसमें मदद करता है। ठीक, अब आगे देखते हैं इसको। अगला आ गया भाई साहब अपना नीचे, अब खाना पहुंच चुका है अपना कहाँ, आमाशय में, उदर में, पेट में। ठीक, ये हो गया हमारा आमाशय। आमाशय को 3 पार्ट में बांट दिया है अपन ने। सबसे पहला ये कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। सॉरी, तो हम देखेंगे यहाँ पे कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक 3 भाग में बांटा है हमने। सबसे पहला ऊपर कार्डियक वाला भाग जो होता है, ये यहाँ पे ऊपर में, ऊपर वाले भाग को कार्डियक बोलेंगे। उसके बाद में ये जो है फंडस, यही है फंडिक भाग। और पाइलोरिक यहाँ नीचे में होता है। ठीक है, यहाँ नीचे में दिया है अपन ने। तो ये 3 पार्ट में यहाँ पे आ गए अपन। अब यहाँ पे जठर रस का भी श्रावण होगा। ठीक है, ये हमको याद रख लेना है कि जठर रस कहाँ निकलता है, तो ये निकलता है आमाशय में। और आमाशय का पीएच क्या होता है, तो एकदम देखो कितना खतरनाक पीएच है, एकदम 1.5 से 3.5। यहाँ पे कौन निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा और कुछ एंजाइम निकलेंगे जो भोजन को सरल अणुओं में तोड़ेंगे, जैसे लिपिड को, मतलब वसा को तोड़ना है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है, ये सब चीज़ें। और यहाँ पे एक और चीज़ है, रेनिन एंजाइम, जो केवल बच्चों में दूध के केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। अभी यहाँ 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं दूध के प्रोटीन को तोड़ने के लिए, जैसे पेप्सिन जो प्रोटीन के पाचन होगा दूध के प्रोटीन के लिए, ये बड़ों में, मतलब दूध के प्रोटीन के लिए जो पाचन के लिए है सिर्फ रेनिन एंजाइम होता है, ये बच्चों में होता है। और बड़ों में कौन सा एंजाइम होता है प्रोटीन के पाचन के लिए, पेप्सिन होता है। ठीक, हमने देख लिया आमाशय के बारे में। अब हम आगे देखते हैं, ये क्या आ गया भाई साहब, आमाशय के जस्ट नीचे में आती है हमारी क्या, छोटी आंत। क्योंकि भोजन को छोटे छोटे इसमें हमने तोड़ तो लिया है, लेकिन अब इसके आगे इसका अवशोषण भी होना है, तो हम देखेंगे क्या, छोटी आंत के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक, इसको 3 पार्ट में बांट दिया, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम वाला पोर्शन कौन सा होता है, ये यहाँ पे जो दिया है अपने को, ये लिखा भी है हमने। ठीक, उसके जस्ट नीचे में अब हम आए थोड़ा, तो ये जेजुनम वाला भाग यहाँ पे आ गया। उसके बाद में इलियम, ये जो नीचे हरे कलर में दिख रहा है, ये हो गया इलियम वाला पोर्शन। ठीक, और इसकी लंबाई की बात कर ले, क्योंकि काफ़ी लंबा सरफेस एरिया प्रदान करता है ये अवशोषण के लिए हमारे इसमें। तो 6.5 मीटर लंबी ये नली होगी, आहार नल का सबसे बड़ा भाग भी यही है। और यहाँ पे पूर्ण पाचन होगा। ठीक है, और अवशोषण होगा, मतलब खाने का जो कंप्लीट डाइजेशन अपन बोलते हैं, मतलब डाइजेशन बोलते हैं, वो कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होगा। ठीक है, और इसकी दीवारों में रसांकुर मतलब विलाई पाए जाते हैं। अभी विलाई मतलब कि ऐसे फोल्ड्स हो जाएंगे, तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देंगे किसके लिए, अवशोषण के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक,
अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या आ गया, अभी हमारा खाना पहुंच चुका है आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत में अवशोषण हो गया, ठीक है। उसके बाद में अभी आ गए हम छोटी आंत से, फिर कहाँ पे जाएंगे हम, बड़ी आंत पे। तो ये बड़ी आंत के बारे में देखते हैं हम। ये होगी अपनी लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, ठीक। बड़ी आंत भी कितने प्रकार में बटी है, मतलब कितने पार्ट में बटी है, 3 में, सीकम, कोलॉन और रेक्टम, ठीक। सीकम को हिंदी में बोलेंगे अधांत्र और रेक्टम को मलाशय, ठीक। तो लंबाई की बात कर ले अपन तो भैया ये छोटी है, किससे, छोटी आंत से छोटी है लंबाई में। नाम भले ही बड़ी आंत है लेकिन ये होती छोटी है। तो ये 1.5 मीटर लंबी है, मतलब 1.5 मीटर लॉन्ग। और यहाँ पे होगा क्या, जल एवं खनिजों का अवशोषण, क्योंकि मेन जो अवशोषण था पूर्ण पाचन वो हमारा छोटी आंत में हो गया था। अभी जो बचा वाला जल और खनिजों का अवशोषण है ये कहाँ पे होगा, बड़ी आंत में होगा, ठीक है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं अपने। अब अंग चालू हो गए, पाचक अंग, क्योंकि देखो अभी लीवर के बारे में अपन पढ़ेंगे तो लीवर भी हेल्प करता है डाइजेशन में। कैसे करेगा, क्योंकि ये बाइल का सिक्रेशन करता है, मतलब कि पित्त रस का, क्योंकि वो भोजन के पीएच वगैरह परिवर्तन के का काम करता है, ठीक। तो लीवर के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। लीवर को हिंदी में और क्या बोलते हैं, यकृत बोलेंगे, जिगर बोलेंगे, ठीक। और लीवर की हम बात करें तो इसमें रीजनरेशन पावर होती है, मतलब कि जैसे हम अगर आधा लीवर काट के अलग कर दें तो ये जो बचा हुआ आधा लीवर है ये पूरा लीवर फिर से बना लेगा, मतलब पुनर्जनन इसका हो जाएगा, ठीक। और लीवर क्या करता है, पित्त रस का स्रावन करता है, जिसका पीएच कितना होता है, 7.8। 7.8 मतलब कि ये क्षारीय प्रकृति का होगा। और जो आमाशय में जो भोजन है उसका पीएच कितना अपना बहुत कम हो गया था, अम्लीय, तो अम्लीय से थोड़ा सा इसको क्षारीय में बदलेगा ये कौन, बाइल, क्योंकि इसका पीएच भी 7.8 है, ये क्षारीय प्रकृति का है इसलिए, ठीक। अब विटामिन ए और डी का स्टोर कहाँ होता है, अगर अपन देखें तो ये लीवर जो काम करता है स्टोर का, विटामिन ए और डी का स्टोर करेगा ये अपना लीवर, और विटामिन के का यहाँ निर्माण होगा। तो अपने को यहाँ याद रख लेना है कि स्टोरेज किस किस चीज़ का होगा, ए और डी का स्टोरेज होगा और विटामिन के का यहाँ पे निर्माण होगा, ठीक। अभी लीवर पूरे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका वज़न हम देखें तो ये 1.6 किलोग्राम होती है। कलर हम देखें तो ये हल्की सी रेड ब्राउन कलर की होती है, ठीक। और अपना जो लीवर होता है ये होता है शक्तिमान, मतलब जितना टॉक्सिक मटेरियल है इसका अवशोषण ये कर लेगा, खुद ही कर लेगा, ठीक। मतलब जहरीली चीज़ें, पदार्थ वगैरह कुछ भी है तो उसका अवशोषण कौन कर लेगा, लीवर करेगा, ठीक। और यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा मतलब और क्या क्या चीज़ें ये करता है लीवर, इसके बारे में देखें तो जैसे पित्त रस का जो श्रावण है ये कौन करता है, अपना लीवर करेगा। और अब श्रावण तो हो गया, उसको संग्रह भी करके रखना है, तो संग्रहण कहाँ होगा, ये पित्त में, ये जो यहाँ पे गॉल ब्लेडर दिया है ये गॉल ब्लेडर में इसका संग्रहण होगा, ठीक। उसके बाद में हम आगे देखते हैं और क्या करता है, तो ये अमोनिया मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है ना शरीर में उसको यूरिया में बदलेगा, ये काम भी किसका है, लीवर का। और हिपेरिन नाम के एंटीकोगुलेंट भी बनता है यहाँ पे। एंटीकोगुलेंट होता क्या है, जो हमारे रक्त का थक्का बनने से, मतलब रक्त को जमने से रोकता है, ठीक। उसके बाद में पित्त रस में बिलिरुबिन एवं बिलीवर्डिन नाम के वर्णक भी पाए जाते हैं, ठीक। तो बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन कहाँ पे पाए जा रहे हैं, पित्त रस में होंगे, ठीक। और ये जैसे हमको पीलिया हो जाता है ना कभी कभी, मतलब कभी कभी काय के लिए होता है, जैसे हमने कुछ ऐसा खा ली, मतलब कुछ बाहरी इन्फेक्शन वगैरह से कुछ से पीलिया हमें हुआ है, तो पीलिया की जो उपस्थिति है ये कैसे पता चलेगी, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें पीलिया हो गया है, ठीक। और ठीक ये देख लिया हमने। इसके बाद में वसा का इमल्सिफिकेशन भी करता है, कौन करता है, ये हमारा पित्त रस करेगा, मतलब फैट का पायसीकरण, फैट का इमल्सिफिकेशन, वसा का पायसीकरण, ठीक, ये भी काम करता है हमारा। अब हम देखते हैं लीवर के बारे में, हमने सब कुछ देख लिया कि इसका रीजनरेशन पावर होती है, इसमें बाइल का सिक्रेशन भी करेगा और विटामिन ए डी का स्टोर करेगा तथा विटामिन के का निर्माण करेगा, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही है, ठीक। और शक्तिमान भी है, शक्तिमान ऐसे है कि टॉक्सिक मटेरियल का अवशोषण करेगा, ठीक। अब हम देखते हैं आगे अगले अंग के बारे में। अगला अंग हमारा हो गया अग्नाशय, ठीक। लीवर के जस्ट नीचे में हम देखेंगे तो अग्नाशय दिखता है।
अभी अग्नाशय लीवर से भी बड़ा वाला है। बड़ा वाला कैसे? ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब इसमें बहुत सारे हार्मोन वगैरह का स्रावन होगा, ठीक है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि बोलेंगे। और ये वन एंड ओनली है, मतलब सिर्फ एक ही इकलौती ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है। और यहाँ पे इसके साइज की बात कर ले तो लीवर के बाद में सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, मानव शरीर में। और दिखती कैसी है? तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो यहाँ पे पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसके बाद में इसमें अंदर क्या क्या होता है, अग्नाशय में होता क्या क्या है? तो अग्नाशय में मेन चीज़ हम देखेंगे तो इसमें लैंगरहैंस की कोशिकाएं होती है। अब लैंगरहैंस की कोशिकाएं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने ये सब इसकी खोज करी थी, ठीक, मतलब उन्होंने देखा था इनको, ठीक। तो इसमें 4 प्रकार की सेल होती है, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा सेल, ठीक है। अल्फ़ा सेल की हम बात कर ले तो अल्फ़ा सेल करती क्या है? तो ये ग्लूकेगॉन स्रावित होता है, ठीक है। इसमें ग्लूकेगॉन करेगा क्या? ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में। अभी जैसे हमने जो भोजन लिया था तो उसको हमको ज़रूरत नहीं थी उसकी एनर्जी की उतना, तो हमने उसको ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को कन्वर्ट करके रख लिया था, ठीक है। तो ये उल्टा काम करती है अल्फ़ा सेल। क्या करेगी? जो संग्रहित भोजन वगैरह जो एनर्जी के रूप में मतलब संग्रहित भोजन करके रखा था हमने, संग्रह करके, जैसे फैट के फॉर्म में, तो उसको वापस ग्लूकोज में बदलेगा, ठीक है, एनर्जी के लिए। बीटा सेल अल्फ़ा सेल से उल्टा काम करेगी। इससे निकलता क्या है? तो इंसुलिन निकलेगा। और ये करेगा क्या इंसुलिन? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा। मतलब जो भोजन हम लेते हैं तो वो ग्लूकोज के फॉर्म मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में रहेगा, और उसको अगर हमें ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे तो उसको हम संग्रह करके रख लेंगे फैट के फॉर्म में, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। गामा और डेल्टा सेल, तीसरी और चौथी प्रकार की सेल, ये क्या रिलीज़ करती है? तो ये करती है सोमेटोस्टेटिन रिलीज। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? इसको बोलते हैं इनहिबिटर ऑफ हार्मोन्स। ये हार्मोन्स का इनहिबिटर होता है, ठीक। अभी पेनक्रियास में हमने देख लिया लैंगरेंस की कोशिकाओं में 4 प्रकार की सेल्स, सबके काम क्या क्या होते हैं, ठीक। अभी यहाँ पे ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का, ठीक। और लाइपेज, लाइपेज का काम होगा लिपिड फैट, फैट को काय में तोड़ेगा? ये फैटी एसिड में तोड़ेगा, ठीक। अभी हमने अग्नाशय में क्या क्या हार्मोन्स होते हैं, मतलब मिश्रित ग्रंथि हम इसको बोल ही रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रकार के हार्मोन निकल रहे हैं, ठीक। तो ये सब हमने देख लिया। इसके बाद में हम अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो ह्यूमिलिन नाम का जो कृत्रिम इंसुलिन है इंसान ने ये बना लिया है। जैसे जिनके शरीर में इंसुलिन की मात्रा नहीं बन रही है तो उनको शुगर वगैरह हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए ये कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण किया गया, उसका नाम क्या है? ह्यूमिलिन, ठीक। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? शुगर, डायबिटीज़ होती है। ये आपको याद रखना है कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है? शुगर, मतलब डायबिटीज़ होती है, ठीक। आगे देखते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि सारे अंगों के बारे में हमने पढ़ लिया कि खाना कहाँ से लेके मुख गुहा से लेके कहाँ तक पहुँचेगा, रेक्टम तक के, ठीक। और बीच बीच में किन किन चरणों से होकर वो गुजरेगा, कहाँ भोजन टूटेगा, कहाँ अवशोषण होगा, ठीक। और अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है, जैसे ये टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेस, ये कहाँ पाया जाएगा? लार में पाया जाएगा। जठर रस का स्रावन हमने देख लिया था आमाशय, और ये करता क्या है? प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है, ठीक। उसके बाद में पेनक्रियास मतलब अग्नाशय। तो अग्नाशय, सॉरी, तो सॉरी डिस्टर्ब हो गए थे अपन। तो हम पढ़ रहे थे कहाँ पे? इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो पेनक्रियास मतलब अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, तो इसमें क्या क्या निकल रहा है अपन ने देख चुके थे। इसमें प्रोटीएज मतलब कि प्रोटीन का पाचन जो करेगा, तो प्रोटीएज में क्या है? ट्रिप्सिन निकलेगा जो प्रोटीन को काय में तोड़ेगा? पेप्टाइड्स में। और लाइपेज, लाइपेज मतलब लिपिड, फैट को तोड़ेगा ये फैटी एसिड में, ठीक। उसके बाद में हम छोटी इंटेस्टाइन की बात कर लें, मतलब आंत की बात कर लें, तो आंत में क्या निकलता है? पेप्टाइडेज, जो क्या काम करता है? प्रोटीन का पेप्टाइड्स और पेप्टाइड से और अमीनो एसिड में इसको तोड़ देगा, ठीक। सुक्रेज निकलेगा, तो सुक्रेज क्या काम करेगा? सुक्रोज का
तोड़ के ग्लूकोज में बदल देगा, ठीक, और फ्रक्टोज में भी बदलेगा। और लेक्टेस, लेक्टेस मतलब कि जो लेक्टोज शुगर है उसको तोड़ेगा काय में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक। आज हमने देख लिया सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, डाइजेशन कैसे, मतलब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं, सिर्फ डाइजेशन के फैक्ट्स वगैरह उसके बारे में, और डाइजेशन कैसे होता है उसको स्टेप बाय स्टेप हमने समझ लिया, ठीक है। तो थैंक यू, और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।